Hello everyone, welcome to Smart Study channel. So this is another lecture under our series on Indian polity, जिसमें करंटली हम कॉन्स्टिट्यूशन का एवोल्यूशन देख रहे हैं. राइट, हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फ्रॉम बिगनिंग देखा जब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल स्टार्ट हुआ था आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी. राइट, फिर कैसे इंडियन टेरिटरीज ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आती हैं, डिफरेंट एक्ट्स पास होते हैं. ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 हमने डिटेल में डिस्कस किया है, जिससे फॉर द फर्स्ट टाइम जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट किया. राइट, उसके बाद हमने डिफरेंट चार्टर एक्ट्स देखे, विलियम पिट्स का एक्ट, पिट्स एक्ट 1784 देखा. ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, 1833, 1853 हमने सब डिस्कस किए. ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि कैसे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर क्राउन के पास चली जाती है. ठीक है, कैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट डायरेक्टली इंडियन टेरिटरीज को रूल करने लग जाते हैं आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, उसके बाद हमने फिर डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर डिफरेंट काउंसिल एक्ट्स को पास होते देखा. फॉर एग्जांपल इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, 1892 एंड देन 1909. राइट, ठीक है, कैसे जो है वाइसरॉय की काउंसिल्स में चेंज किया गया टू एसोसिएट इंडियंस विद लॉ मेकिंग. ठीक है, इंडियंस को अब एसोसिएट करना था लेजिस्लेटिव प्रोसेस के साथ, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने रियलाइज़ किया था रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद कि अगर हम इंडियंस को, ठीक है, लॉ मेकिंग के साथ नहीं कनेक्ट करेंगे तो हमें इनको रूल करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा. राइट, तो एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ये इंडियन काउंसिल एक्ट्स लाए गए. तो आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स देखेंगे 1919 का, 1935 का एंड देन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को डिटेल में कवर करेंगे. ठीक है, तो ये एक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आप कॉन्स्टिट्यूशन की एवोल्यूशन की बात करें, पॉलिटी की बात करें, चाहे आप मॉडर्न हिस्ट्री का एग्ज़ाम दें. ठीक है, तो सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो चलिए कंटिन्यू करते हैं. फिर हमारा आज का टॉपिक सबसे पहले है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. ओके, तो देखिए अभी क्या हुआ, आपको नाम से ही पहले पता लग जाना चाहिए. पहले जैसे हमने इंडियन काउंसिल एक्ट्स देखे थे, अब हम देखना स्टार्ट हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का क्या मतलब है कि जो ये एक्ट्स आए थे इसमें अब धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की बात की गई थी. रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मीन्स कि अब इंडियंस इलेक्ट कर पाएंगे अपनी गवर्नमेंट को. ठीक है, इंडियंस जो है चुन सकेंगे अपनी सरकार को. तो धीरे धीरे अब हम जो ब्रिटिशर्स थे वो हमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ लेके जाने लगे थे. बट इट डजेंट मीन कि वो जो है इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे. ठीक है, वो क्या बोलते थे कि सुप्रीम कंट्रोल तो ऊपर ब्रिटिशर्स का ही रहेगा, बट हमें उसके अंडर अपनी सरकार हम कहीं ना कहीं चूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो वो होता है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. अब ये जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी इसकी सबसे पहले बात होती है अगस्त डिक्लेरेशन 1917 में. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये. तो सबसे पहले बात हुई थी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की, वो हुई थी 1917 में. ठीक है, तो उसमें बोला गया कि हाँ, जो ब्रिटिशर्स हैं उनका एम, फाइनल जो एम है इंडिया को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देना है, बट हाँ वो स्लोली मतलब उस तरफ मूव करेंगे. राइट, ठीक है, उसके बाद हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है, जिसको हम मॉन्टेग्यू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं. मॉन्टेग्यू कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. कैम्सफोर्ड उस टाइम पे वाइसरॉय थे. ठीक है, तो इसलिए इनको मॉन्टेग्यू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोला गया. इस पर अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आई थी. ठीक है, अगर हम सेंट्रल लेजिस्लेचर की बात करें, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर की बात करें, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इंट्रोड्यूस हुई थी. तो चलिए वो देखते हैं एक बार. सबसे पहले देखिए इसमें क्या हुआ था. इसमें सब्जेक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, जिस पे लॉज बनते हैं, उनको डिवाइड किया गया था सेंट्रल सब्जेक्ट में और प्रोविंशियल सब्जेक्ट में.
क्योंकि एक्चुअली इसके पहले क्या था, जो सब्जेक्ट्स होते थे लॉस बनाने होते थे, ठीक है, तो बहुत प्रॉब्लम्स आती थी, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था कि किस पे सेंटर लॉ बनाएगा, ठीक है, किस पे प्रोविंसेस लॉ बनाएंगी, तो वो बहुत कन्फ्यूज़न होती थी। इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया इनटू सेंट्रल सब्जेक्ट्स एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को फर्दर डिवाइड किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप अच्छे से समझिए। प्रोविंशियल को दोबारा से डिवाइड किया गया इन रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो अब ये जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे ये क्या होते थे, ये ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिस पे गवर्नर को बोला गया, प्रोविंस का जो गवर्नर होता था उसको बोला गया कि भाई आप अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल से मिलके रिजर्व सब्जेक्ट्स पे लॉज बनाएंगे, ठीक है। तो वहाँ यहाँ पे किसकी रूल चला, गवर्नर प्लस उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, राइट। उसके बाद जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स थे वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल को पावर दी गई कि गवर्नर प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल में मिनिस्टर्स होते थे, राइट, तो वो मिलके जो है लॉज बनाएंगे ट्रांसफर सब्जेक्ट्स पे, ठीक है। तो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाएंगे। इससे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए आपको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की जो हम बात कर रहे हैं उसकी स्टार्ट होती दिखाई देगी, ठीक है। तो अब ये जो सिस्टम आया कि एक साइड गवर्नर प्लस एग्जीक्यूटिव था, ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, दूसरी साइड गवर्नर प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो दो रूल हो गए, राइट, डबल रूल वाज देयर। तो इसी सिस्टम को टर्म दी गई डायरकी, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये आप देखेंगे यूपीएससी का जो प्रीवियस पेपर है उसमें भी आया हुआ है, ठीक है, कि डायरकी क्या थी। डायरकी बेसिकली 1919 के एक्ट पे इंट्रोड्यूस हुई। प्रोविंसेस के जो सब्जेक्ट्स थे उनको डिवाइड किया गया इनटू रिजर्व सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, जिसे हमने डायरकी बोला, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न हुई, राइट। उसके बाद अब सेकंड इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न जो 1919 के एक्ट में आई वो थी इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट इलेक्शंस, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है, और जो मेजॉरिटी थी, ठीक है, चाहे आप सेंट्रल लेजिस्लेचर देखें चाहे आप प्रोविंशियल लेजिस्लेचर देखें, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स जो थे वो इलेक्शन से, डायरेक्ट इलेक्शन से चूज़ होके आए। जैसे सेंट्रल लेजिस्लेचर की अगर हम बात करेंगे तो 65% ऑफ द मेंबर्स जो हैं वो इलेक्शन से चूज़ होते हैं। ऐसे ही प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में 70% लोग जो हैं इलेक्शन से इलेक्ट होते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अब क्या हुआ, थर्ड इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न क्या थी, यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम बाईकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। बाईकैमरलिज्म का क्या मतलब है, अभी जैसे आप इंडिया में आज की बात करें, हमें लोकसभा और राज्यसभा मिलती है, राइट, सेंटर पे देखने को, तो ये क्या है, बाईकैमरल है, दो हाउसेज हैं पार्लियामेंट में। तो इसकी शुरुआत कहाँ पे होती है, ये होती है 1919 के एक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ स्टेट बनते हैं, जैसे आज राज्यसभा है, राइट, राज्यसभा क्या है, अपर हाउस है, वैसे ही उस टाइम पे 1919 के एक्ट में काउंसिल ऑफ स्टेट अपर हाउस बना और उसमें 60 मेंबर्स थे, ठीक है। फिर उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है, ठीक है, लोअर हाउस, जैसे आज हमारी लोकसभा हो गई, ठीक है, इसमें 145 मेंबर्स थे, ओके। तो बाईकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1919 एक्ट। डायरेक्ट इलेक्शंस फर्स्ट टाइम 1919 के एक्ट में इंट्रोड्यूस हुई, और डायरकी भी प्रोविंसेस पे 1919 के एक्ट में आई, ठीक है। इसके बिना अब क्या हुआ था, आपको अगर माइंड में होगा 1909 का जो एक्ट था, राइट, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उसमें क्या था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जो वाइसरॉय की, ठीक है, उसमें इंडियन मेंबर को इंक्लूड किया गया था, राइट। लॉ मिनिस्टर बने थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो अभी यहाँ पे लेजिस्लेचर में, जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल में आप देखेंगे इंडियंस की पावर को इंक्रीज़ करे थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी सिमिलरली इंक्रीज़ हुआ। यहाँ पे आउट ऑफ 6 मेंबर्स बोल दिया गया कि 3 जो हैं वो इंडियंस होने चाहिए, ठीक है, पहले 1 था 1909 के एक्ट में, अभी यहाँ पे 3 मेंबर्स हो गए थे, ठीक है। तो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स थे, राइट,
ठीक है, इलेक्शंस हो रही हैं, उसके बाद बाईकैमरलिज्म भी बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अच्छा था, डायआर्की में कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की शुरुआत होती दिखी, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी जो है इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन बढ़ रही थी। बट अभी इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी थे इस एक्ट में। देखिए क्या होता है, एक साइड पे हम बोलते हैं कि डायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस हुई, अच्छी बात थी, राइट, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई, यहाँ पे जो फ्रेंचाइज थी, वोटिंग राइट्स थे, वो बहुत कम लोगों के पास थे। अभी अगर आज की हम बात करते हैं, अभी यहाँ पे अपने इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज फॉलो होता है, राइट। कोई भी सिटीज़न है जब वो 18 ईयर्स का हो जाता है, उसको राइट मिल जाता है कि हाँ आप वोट कीजिए, अपना लीडर इलेक्ट कीजिए, राइट, ठीक है। कोई कास्ट मैटर नहीं करती, रिलीजन, सेक्स कुछ मैटर नहीं करता। बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे चाहे इलेक्शंस इंट्रोड्यूस कर दी, बट जो वोटिंग राइट्स थे वो कुछ ही लोगों के पास थे। कुछ जो बड़े बड़े ज़मींदार्स हो गए, लैंडलॉर्ड्स हो गए, राइट, ठीक है। उसके बाद जिनके पास प्रॉपर्टी अच्छी खासी थी, टैक्सेस वगैरह पे करते थे, कुछ एजुकेशन के फील्ड में ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे थे, तो ऐसे लोगों को ही जो है वोटिंग राइट्स मिले। तो कहीं ना कहीं जो डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस होता है उसका भी इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये एक ड्रॉबैक था। दूसरी बात क्या हुई, जो हमने देखा था 1909 के एक्ट में कि सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, राइट, मुस्लिम्स को, ठीक है। तो यहाँ पे वो सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सटेंड हो गया टू सिक्स, ठीक है, सिख को भी दिया गया। उसके बाद एंग्लो इंडियंस थे, यूरोपियंस थे, क्रिश्चियंस, तो अलग अलग कम्युनिटीज़ में वो सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया गया। कहीं ना कहीं ये जो डिविजन्स हो रही थी सोसाइटी में वो शो हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से सोसाइटी को डिवाइड किया गया सेपरेट इलेक्टोरेट देके। तो ये भी जो है एक ड्रॉबैक हो गया 1919 के एक्ट का, राइट। बाकी उसके बिना क्या है, कुछ और भी प्रोविजंस होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक नया ऑफिस जो है लंदन में इस्टेब्लिश होता है, न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर, ठीक है। तो इसमें क्या था, न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर में बेसिकली कुछ नहीं, पहले क्या होता है कि एक डिमांड आती है लखनऊ पैक्ट में, ठीक है। तो लखनऊ पैक्ट में एक डिमांड आती है, वहाँ पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिलकर डिमांड करते हैं कि भाई जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, राइट, उसको हम जो सैलरी दी जाती है वो इंडियन फंड से दी जाती है। तो वो गलत है, ठीक है। वो तो ब्रिटेन में बैठा है, ब्रिटेन के लिए काम कर रहा है, तो उसको सैलरी भी ब्रिटिश को अपने फंड्स में से देनी चाहिए। तो वो ये डिमांड लेके आते हैं। बट इस पे ब्रिटिशर्स क्या बोलते हैं कि देखिए जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ठीक है, वो इंडिया के पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स वगैरह देख रहा है, तो ठीक है हमारे लिए काम कर रहा है, बट सेकेंडली उसका एक और फंक्शन है, वो एज अ एम्बेसी भी काम कर रहा है। जैसे आज आप देखेंगे एम्बेसी होती है, राइट, फॉरेन रिलेशंस इस्टेब्लिश करती है, मेंटेन करती है। फॉर एग्जांपल हमारी एम्बेसी दूसरे कंट्रीज़ में है, हमारे यहाँ पे अलग अलग एम्बेसीज हैं। तो ऐसे ही उन्होंने बोला कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंट तो इंडिया को कर रहा है ना, तो ब्रिटेन में बैठ के वो एम्बेसी का काम कर रहा है, इसलिए हम जो है उसको सैलरी इंडियन फंड से दे रहे हैं। पर ठीक है, चलो आपकी डिमांड मानते हैं, एक नया ऑफिस क्रिएट करते हैं, हाई कमिश्नर इन लंदन, ठीक है। हाई कमिश्नर के ऑफिस जो है अब ये एम्बेसी वाला फंक्शन प्ले करेगा, ठीक है। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होगा वो पॉलिटिकल और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स होंगे इंडिया के वो देखेगा। तो इसमें अब क्या करेंगे, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सैलरी है वो अब ब्रिटिशर्स पे करेंगे, ठीक है। तो हाई कमिश्नर की जो सैलरी है वो अभी भी इंडियन फंड से थी। तो यहाँ पे ये एक प्रोविज़न रखी गई। उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन की बात हुई, जैसे आज यूपीएससी है सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करने के लिए, राइट। तब फिर इसके अंडर सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप हुआ 1926 में। ये आपको माइंड में रखना है, कई बार स्टेट सिविल सर्विसेज में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कब हुआ था, 1926 में, 1919 एक्ट में ये प्रोविज़न थी, ठीक है। उसके बाद अब ये सारा हमने लेजिस्लेचर का देखा कि सब्जेक्ट्स वगैरह डिवाइड हुए, राइट। और अगर हम फाइनेंशियल मैटर्स की बात करें तो बजट भी जो होता है, राइट, तो बजट भी सेंटर और प्रोविंस में अभी फॉर द फर्स्ट टाइम जो है सेपरेट हुआ। प्रोविंस को अपना बजट दिया गया और सेंटर को अपना बजट दिया गया। तो ये भी फर्स्ट टाइम किस में होता है, 1919 के एक्ट में।
तो देखिए कितने सारे चेंजेस हुए थे इस एक्ट में, इसलिए ये एक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी हम नेक्स्ट एक्ट देखते हैं, दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको हम एज अ ब्लूप्रिंट कंसीडर करते हैं जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसकी क्या प्रोविजंस थी। सबसे पहले इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई थी कि एक फेडरेशन बनेगी ऑल इंडिया के लेवल पे, जिसमें प्रोविंसेस भी पार्ट होंगी और प्रिंसली स्टेट्स भी पार्ट होंगी। ठीक है, बट ये फेडरेशन जो है वो नहीं बन पाती, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स होती हैं राइट, वो मना कर देती है कि हम ऐसे कोई फेडरेशन वगैरह को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो इसका तो वहीं सीन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद और क्या प्रोविज़न्स होती हैं इसमें, तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो काउंसिल ऑफ इंडिया होता है, काउंसिल ऑफ इंडिया क्या थी, जो 1858 के एक्ट में, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के एडवाइस करने के लिए काउंसिल बनी थी राइट, 15 मेंबर्स की। तो वो काउंसिल ऑफ इंडिया जो थी उसको ख़त्म कर दिया गया 1935 के एक्ट में। ठीक है, उसके बाद अब क्या किया था, 1919 में हमने देखा कि कैसे सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया था सेंटर में और प्रोविंसेस में राइट। अभी ये जो सब्जेक्ट्स थे इनको फर्दर डिवाइड किया गया, एक फेडरल लिस्ट बनाई गई कि जिसमें सेंटर कानून बनाएगा, दूसरी प्रोविंसेस के लिए बनाई गई प्रोविंशियल, एंड देन थर्ड थी कॉन्करेंट, जिसपे सेंटर भी लॉ बना सकता है, प्रोविंसेस भी बना सकती हैं, बट अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो सेंटर का लॉ चलेगा। ठीक है, और इसके बिना जो और कोई मैटर्स वगैरह थे, कुछ रेजुडरी मैटर्स थे, उस पर पावर्स दी गई वाइस रॉय को। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, पूछ लेते हैं कि रेजिडरी पे किसको पावर्स थी, तो वाइस रॉय को थी। उसके बाद थर्ड जो आता है इसमें प्रोविज़न इम्पॉर्टेंट, इसमें डायरकी की, जैसे हमने 1919 में बात की थी राइट, प्रोविंसेस पे डायरकी की बात की थी। तो क्या होता है कि साइमन कमीशन आपको पता है राइट, जो 1919 का एक्ट होता है उसमें साइमन कमीशन की भी बात करते हैं कि 10 साल के बाद जो हम अभी कॉन्स्टिट्यूशनल ये रिफॉर्म्स वगैरह कर रहे हैं, इनको एनालाइज करने के लिए, इनका इम्पेक्ट वगैरह चेक करने के लिए 10 साल बाद एक कमीशन जो है वो इंडिया में आएगा, देखेगा कि कैसे ये वर्क कर रहे हैं, कुछ और चेंजेस तो नहीं करनी राइट। तो वो होता है साइमन कमीशन। उसको आना 1929 में था, बट कुछ गवर्नमेंट वगैरह चेंज होती है ब्रिटेन में, तो वो 1927 में आ जाता है। अब आपको पता है कि अगर हम अपनी मॉडर्न हिस्ट्री देखते हैं तो उसमें साइमन कमीशन को अपोज किया जाता है। ठीक है, अपोज क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं होता राइट। तो ये जो साइमन कमीशन है, ठीक है, इसमें आपको पता है एक बहुत फेमस लीडर की भी डेथ हो जाती है लाठी चार्ज में। ठीक है, तो वो आपको लीडर बताना है कौन से थे, वो आप कमेंट बॉक्स में जो है मेंशन कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो साइमन कमीशन को ऐसे अपोज किया गया, बट ये साइमन कमीशन की ही रिकमेंडेशन थी कि जो डायरकी है उसको ख़त्म किया जाए प्रोविंसेस में। ठीक है, तो उसकी बात मान के प्रोविंसेस में डायरकी को ख़त्म किया गया, और ये जो डायरकी थी इसको अब सेंटर पे इंट्रोड्यूस कर दिया था, और प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी थी। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात प्रोविंसेस पे हो गई थी कि हाँ ठीक है, आप प्रोविंसेस पे अपने अकॉर्डिंग सरकार बना सकते हैं। ठीक है, इलेक्शंस वगैरह होते हैं, तभी इसके रिजल्ट में जो है आप देखेंगे 1937 में इलेक्शंस हुई थी राइट, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज भी बनी थी, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारी इंडिपेंडेंस में राइट। तो वो जो प्रोविज़न थी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की, वो हमें 1935 के एक्ट में ही मिलता है। उसके बाद क्या होता है 1935 के एक्ट में, बाईकैमरलिज्म, जो 1919 के एक्ट में फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, यहाँ पे अभी 6 प्रोविंसेस में भी इंट्रोड्यूस होता है राइट। ठीक है, टोटल हमारी 11 प्रोविंसेस थी, उसमें 6 प्रोविंसेस में बाईकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस होता है। अब आपको कभी कभी एग्ज़ाम में आ सकता है कि कौन कौन से प्रोविंसेस में जो है बाईकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उसके लिए आप ये याद रखें BQMAU। ठीक है, BQ कौन कौन सी होगी, बंगाल, बॉम्बे, बिहार। ठीक है, 3 ये हो गई। उसके बाद M से मद्रास, A से असम, और U से यूनाइटेड प्रोविंस।
यूनाइटेड प्रोविंस जैसे आज का उत्तर प्रदेश है, उस टाइम पे यूनाइटेड प्रोविंस होता था, ठीक है। तो ये जो 6 प्रोविंसेस थी, इसमें बाईकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद अभी क्या होता है, जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स हमने देखे कैसे 1909 से उसकी शुरुआत हुई, 1919 में वो आगे एक्सटेंड हुए, यहाँ पे वो फर्दर 1935 में एक्सटेंड कर दिए गए। वो लेबर क्लास को, वुमेन को, डिप्रेस्ड क्लासेस को, ठीक है, उनको भी दिया गया। आपको पता है डिप्रेस्ड क्लासेस को जो है ये कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में भी चली थी, राइट। तो गांधी जी ने इसको अपोज किया था, ठीक है। फिर पूना पैक्ट वगैरह भी साइन होता है डॉक्टर BR अम्बेडकर के साथ, बट यहाँ पे गवर्नमेंट इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करती है और डिप्रेस्ड क्लासेस को भी जो है सेपरेट इलेक्टोरेट असाइन होता है। तो कैसे ब्रिटिशर्स डिवीज़न कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे गांधी जी बोलते हैं कि ये तो हिंदूज़ में आगे फर्दर डिवीज़न कर रहे हैं। पहले तो रिलीजन के बेस पे सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता था, अभी यहाँ पे हिंदूज़ में भी फर्दर डिवीज़न कर रहे हैं, राइट। तो ऐसे करके ब्रिटिश का डिवाइड एंड रूल चलता रहता है। तो चलिए ये तो साइड पे देखते हैं। उसके बाद अभी यहाँ पे जो फ्रेंचाइज थी, ठीक है, फ्रेंचाइज जो 1919 में हमने देखा लिमिटेड थी, उसको भी एक्सटेंड किया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे उनकी काउंसिल हमने देखी कैसे अबॉलिश की गई थी, राइट। तो उसके बाद बाकी जो इम्पॉर्टेंट हमारे इंस्टीट्यूशंस है, फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, राइट, ठीक है, उसको इस्टेब्लिश किया गया था 1935 के एक्ट में। 1937 में फेडरल कोर्ट बनता है, जिसको हम 1950 में सुप्रीम कोर्ट का नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बनता है सो दैट कि फाइनेंशियल मैटर्स को जो है रेगुलेट किया जाए सेंट्रल लेवल पे, ठीक है। तो ये हमारा 1935 का एक्ट आया। उसके बाद हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आता है, राइट। हमारा फाइनल एक्ट जिससे हमें इंडिपेंडेंस मिल जाती है। 15 अगस्त 1947 को इंडिया जो है आज़ाद हो जाता है, ठीक है। अगर हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो क्या होता है, देखिए 20 फेब 1947 को ब्रिटिश के PM होते हैं क्लीमेंट एटली। वो बोल देते हैं कि ठीक है अभी ब्रिटिश रूल जो है जून 1948 तक, पहले वो जो डेट देते हैं वो 30 जून 1948 की देते हैं कि तब तक ब्रिटिश रूल जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। क्योंकि क्या होता है, अगर आप बैकग्राउंड समझेंगे तो 1946 में मेजर इवेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल रिन म्यूटनी होती है, ठीक है, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी। तो नेवी जो है अब पार्टिसिपेट करती है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। उसके बाद INA ट्रायल्स होते हैं। तो बहुत ज़ोर शोर पे जो है अभी हमारी इंडिपेंडेंस मूवमेंट मतलब ज़ोर पकड़ लेती है। तो अब ब्रिटिशर समझ आते हैं कि अब इंडियंस पे रूल करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जाने की बात करते हैं, राइट। फिर उसके बाद क्या होता है, अब बात वो 30 जून 1948 की करते हैं, बट उस टाइम पे क्या होता है, हिंदू मुसलमान अगर रिलीजियस लाइंस पे देखें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, ठीक है। मुस्लिम लीग बोलते हैं हमें पार्टीशन दो। कैबिनेट मिशन प्लान आता है जो 1946 में, वो मना कर देते हैं कि नहीं फिजिबल नहीं है पार्टीशन, ठीक है। तो मुस्लिम लीग बहुत ज़्यादा ऐसा गुस्से में होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ड्राफ्ट करती है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो उसमें भी उससे भी मुस्लिम लीग नाराज़ होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मुस्लिम लीग परेशान है, पार्टीशन की बातें हो रही हैं, ठीक है। फिर दंगे हो रहे हैं, राइट्स हो रही है, इंडिया में बहुत बुरा हाल होता है। तो इसलिए अभी जो है माउंट बैटन आते हैं वाइसरॉय। तो अभी वो देख लेते हैं कि अब वो पॉसिबल नहीं है, अभी इंडिया को पार्टीशन करना ही पड़ेगा। इसलिए वो 3 जून 1947 को एक प्लान लेके आते हैं, माउंट बैटन प्लान, जिसको हम 3 जून प्लान या पार्टीशन प्लान भी बोलते हैं। इसमें फाइनली माउंट बैटन बोल देते हैं कि ठीक है अब जो है ब्रिटिश इंडिया को डिवाइड किया जाएगा 2 डोमेन्स में, ठीक है। एक इंडिया हो जाएगा, एक पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। और फिर वो बोलते हैं कि रेड क्लिफ लाइन बनती है, राइट। रेड क्लिफ कमीशन की अपॉइंटमेंट करते हैं कि ये पार्टीशन लाइन को, बाउंड्री को डिसाइड करेगा। और फिर उसके बाद ये आप एक बार मैप देखें,
ठीक है। इसमें वो बोलते हैं कि हाँ ये बंगाल और पाकिस्तान वाला, पंजाब वाला एरिया ये तो डिवाइड हो गई, ठीक है। इसका पार्ट जो है कुछ पाकिस्तान में चला जाएगा, कुछ इंडिया में रहेगा, तो ऐसे वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान बनेगा। उसके बाद यहाँ पे जो और एरियाज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस होते हैं, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस हो गया, बलूचिस्तान वगैरह एरिया हो गया, सिंध हो गया, और इधर ईस्ट में आप देखेंगे सिलहट करके एरिया था। तो इन एरियाज़ में रेफरेंडम की बात होती है। सिंध में जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को बोला जाता है, क्योंकि ये सारे एरियाज़ में मुस्लिम्स मेजोरिटी में होते हैं। तो माउंटबेटन बोलते हैं कि यहाँ पे रेफरेंडम हो जाएगा, वो डिसाइड कर लो कि आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या इंडिया के साथ। तो ये सारी जो प्लेसेस होती हैं, बलूचिस्तान हो गया, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट प्रोविंस, नॉर्थ फ्रंटियर वेस्टर्न प्रोविंस हो गई, ठीक है। उसके बाद सिलहट हो गया, तो ये सारे पाकिस्तान में जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पाकिस्तान बनता है। उसके बाद ये प्रिंसली स्टेट्स के लिए माउंटबेटन बोलते हैं कि प्रिंसली स्टेट्स की अपनी मर्जी है, चाहे वो इंडिया के साथ मिले, चाहे पाकिस्तान के साथ मिले, या फिर वो इंडिपेंडेंट भी रह सकती हैं। और फिर क्या होता है फाइनली, अगर हम देखें, सारी प्रिंसली स्टेट्स इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया के साथ मिल जाती हैं, एक्सेप्ट 3 प्रिंसली स्टेट्स। कौन कौन सी थी? कश्मीर, ठीक है, एक कश्मीर थी, जूनागढ़ गुजरात में, और उसके बाद हैदराबाद। अब देखिए जूनागढ़ और हैदराबाद की क्या प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन होती है मेजॉरिटी हिंदू होती है, बट यहाँ पे जो रूलर्स होते हैं वो होते हैं मुस्लिम। तो जूनागढ़ तो सिंपल होता है, वहाँ पे रेफरेंडम होता है, लोग बोलते हैं कि 99% लोग बोलते हैं हमें इंडिया के साथ मिलना है, तो यहाँ पे तो ये जूनागढ़ पार्ट बन गया इंडिया का। बट हैदराबाद में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वहाँ का जो निज़ाम होता है वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, ठीक है। बट फिर वल्लभ भाई पटेल आते हैं यहाँ पे, उनका इम्पॉर्टेंट रोल आता है। वो बोलते हैं कि हैदराबाद बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, अगर हम इंडिया का व्यू पॉइंट से देखें, नॉर्थ साउथ को कनेक्ट करते हैं, तो अगर हैदराबाद ही अलग हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है अनेक्स किया जाता है हैदराबाद को, एक ऑपरेशन पोलो जो है यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है, उसके तहत जो है हैदराबाद को अनेक्स किया गया, ठीक है। तो हैदराबाद भी इंडिया का पार्ट बन गया। और कश्मीर में जो होता है कि यहाँ पे पॉपुलेशन मेजॉरिटी मुस्लिम्स की होती है, बट जो रूलर होते हैं हरी सिंह वो हिंदू होते हैं, तो वहाँ पे और अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा होता है, ठीक है। तो हरी सिंह जो है वो कश्मीर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो फाइनली क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होता है। जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि हाँ हम कोई बात नहीं, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आप इंडिया के साथ आके मिल जाओ। तो बस वही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होते हैं, और इंडिया जो कश्मीर है इंडिया का पार्ट बन जाता है। तो ये सारी प्रिंसली स्टेट्स ऐसे करके इंडिया का पार्ट बनती हैं। तो ये सारा माउंटबेटन प्लान का हमने पहले ऊपर देखा था। उसके बाद माउंटबेटन प्लान के तहत ही उसमें बोल दिया जाता है कि 15 अगस्त 1947 को जो है इंडिया आज़ाद हो जाएगा। फिर 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ, और उसमें जो है बोल दिया गया कि अभी इंडिया जो है इंडिपेंडेंट है, सॉवरन है, अब वो किसी के अधीन नहीं है, ठीक है, ब्रिटिशर्स के अंडर नहीं अभी आएगा। और जो भी ऑफिसेस थे, फॉर एग्जांपल वाइस रॉय का ऑफिस हो गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो गया, इनको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पाकिस्तान की अलग बन गई, इंडिया की अलग थी जो बनी हुई कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर। तो इन सबको बोल दिया गया कि अभी आप जो है अपने अपने कंट्रीज़ के लिए लॉ बनाइए, जब तक जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स नहीं हो जाता। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारा पार्लियामेंट बन जाती है, और जवाहरलाल नेहरू जो है फर्स्ट पीएम बन जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भी हो जाता है। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड रहा, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हुआ। हमने सारे जो एक्ट्स थे वो डिटेल में कवर कर लिए हैं। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है, कैसे उसने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, कितना टाइम लगा, वो सब चीज़ें हम डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए, फिर अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। एंड अगर आपको ये मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए मैक्सिमम, एंड आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, तो उससे आपको कोई भी मैं वीडियोस डाल रही हूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय एंड बी सेफ। थैंक यू, बाय बाय।